ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम जीत का गणित में। जीत का गणित हम लोग लगा रहे हैं चुनाव के बाद किन सीटों पर किन की विजय हो सकती है, ये आकलन कर रहे हैं अपने विद्वान विश्लेषकों के द्वारा। विश्लेषकों के माध्यम से, जो विश्लेषक हैं हमारे, उनके माध्यम से ये हम अनुमान लगा रहे हैं कि किन सीटों पर किन की विजय हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों का विश्लेषण हमने किया, जो हॉट सीटें हैं। उन्हीं क्रम में हम अगली सीट लेते हैं और वह सीट है कन्नौज की। कन्नौज से जो प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में, वो अखिलेश यादव यानी कि सपा के सपा प्रमुख, और साथ ही साथ डॉक्टर सुब्रत पाठक बीजेपी से, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से, इमरान बिन जफर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से। ये लोकसभा सीट कन्नौज, जहाँ पर मुकाबला 2024 महामुकाबला देख सकते हैं सुब्रत पाठक, अखिलेश यादव और इमरान बिन जफर के साथ। हम अपने मेहमानों की तरफ लौटें, इससे पहले हम मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अभी क्यों हमारे जो मेहमान हैं उनको प्रमोद गोस्वामी जी, हमारे राजनीतिक विश्लेषक, और संजय यादव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, आपसे सवाल यह है कि आकलन क्या है आगरा सीट का, माफ कीजिएगा कन्नौज सीट का। कन्नौज सीट का आकलन क्या है आपका? देखिए, जहां तक मेरी अपनी अनुभव और जानकारी है जी, वहां इससे पहले सुब्रत पाठक बीजेपी के सांसद थे और उनके खिलाफ डिम्पल, अखिलेश जी की पत्नी, चुनाव लड़ी थी। वो शायद 13-14 हजार वोटों से हार गई। ये कन्नौज जो है वो समाजवादी पार्टियों का गढ़, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ डॉक्टर लोहिया चुनाव सबसे पहले, इससे पहले कांग्रेस थी, उसमें एसएन मिश्रा कांग्रेस के सांसद कई टर्म रहे। लेकिन उसके बाद डॉक्टर लोहिया ने यहाँ जब जनरल इलेक्शन लड़ा तो एसएन मिश्रा को, जो हमेशा जीतते चले आते थे और उस समय कांग्रेस का अपना एक अलग जलजला था, तो पहली बार डॉक्टर लोहिया ने वहाँ शिकस्त दी और दूसरी बार संसद में पहला चुनाव उन्होंने फर्रुखाबाद से, जो फर्रुखाबाद का ही कन्नौज तहसील थी, या दूसरी लोकसभा सीट थी। फर्रुखाबाद में 2 लोकसभा सीट थी, एक फर्रुखाबाद सदर और एक कन्नौज। हालांकि अब कन्नौज अलग जिला बन गया है। तो उसमें ये समाजवादी पार्टियों का गढ़ है। दूसरे इसमें यहाँ ब्राह्मण, यादव और दलित, ये कॉम्बिनेशन वहाँ का है, जो किसी भी प्रत्याशी को जिताने और हराने में बड़ी अहम भूमिका निभाता है ये क्षेत्र। मुझे लगता है कि 2 चीजें हैं इस इलेक्शन में। एक तो वो समाजवादी पार्टियों का गढ़ रहा है, उसमें मुलायम सिंह भी जीते, डॉक्टर लोहिया भी जीते, उसके बाद अखिलेश ने भी पहला चुनाव वहीं से जीता, अपना लोकसभा में कदम रखा कन्नौज से ही। लेकिन एक चुनाव में हार गए थे, जिसमें उनकी पत्नी डिम्पल हार गई थी। ये समाजवादी पार्टियों का, जैसे मैंने कहा कि ये गढ़ है। मुझे नहीं लगता कि इस कन्नौज सीट में अखिलेश की जीत में कोई संशय होगा। निश्चित रूप से वो जीतेंगे। ये देखना होगा कि मार्जिन कितना ठीक रहता है, कितना कम रहता है। ये जरूर इस पे एक विश्लेषण का विषय चुनाव मतगणना हो जाने के बाद सामने आएगी कि क्या स्थिति रही है। दूसरी बात एक ये भी है कि सुब्रत पाठक को वहां की जनता की भी नाराजगी उठानी पड़ रही है। उनके कई वीडियो भी जो उनकी मदद करते रहे हैं और उसको लेकर कई वीडियो भी वायरल हुए। तो मुझे लगता है कि कन्नौज में कोई दुविधा की स्थिति या कोई कांटे की टक्कर की स्थिति मुझे नजर नहीं आती है। बाकी जनता क्या करती है ये तो कल पता लगेगा। जी बिल्कुल, कांटे की टक्कर यानी सीट आप किन्हें देना चाहेंगे गोस्वामी जी?
निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को और अखिलेश जी को वो जीतेंगे वहां से, ऐसा मेरा मानना है। जी, हमारे साथ दो और मेहमान के विश्वदेव राय जी और दिनेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, विश्लेषण की शुरुआत हो चुकी है। तो कन्नौज सीट की बात हो रही है। गोस्वामी जी ने तो एसपी यानी कि अखिलेश यादव को वहां पर जीतते हुए दिखाया है, अनुमान लगाया है कि वो जीत सकते हैं। के विश्वदेव राय जी, आपका अनुमान क्या है? देवेंद्र जी, यहाँ पर अखिलेश, जैसे हमारे सीनियर प्रमोद गोस्वामी जी ने बताया, तो यहाँ पर अखिलेश यादव लड़ चुके हैं। ये समाजवादियों की सीट रही है कई वर्षों से। राम मनोहर लोहिया जी लड़े थे 67 में, जब लड़े थे तो वो जीते थे यहाँ से। उसके बाद पुनः एस एन मिश्रा जिनका नाम लिया, वो 71 में वापस आ गए थे। लेकिन यहाँ पर एक डिम्पल यादव यहाँ से जब लड़ी थी चुनाव, तो हारी क्यों थी ये समझना पहले जरूरी होगा। डिम्पल यादव इसलिए हारी थी क्योंकि उस समय वहां कन्नौज में जब हम लोग रिपोर्टिंग करने गए थे, रिपोर्ट लिखने गए थे चुनाव के दौरान, तो देखा गया था कि वहां संगठन बहुत कमजोर हो गया था। अखिलेश यादव जब वहां से हट के विधानसभा में आ गए थे, लोकसभा छोड़ के, क्योंकि मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद, तो वहां पर संगठन की खामियां दिखी थी। इस वजह से वहां पर बीजेपी ने अपना गढ़, सुब्रत पाठक वहां से लड़े थे और जीत गए थे। इस बार सुब्रत पाठक ने खुली चुनौती दी थी कि अखिलेश यादव जी को कि आइए आप लड़के दिखाइए यहाँ से और जीत के दिखाइए। इस अखिलेश यादव अपनी पत्नी की हार का बदला लेने और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए वहां से लड़े हैं। कन्नौज बीच में वो कई दौरे कर भी चुके हैं। 2019 से 2024 उन्होंने अपना प्रचार अपनी पुरातन के लोगों को नवजीवित किया है। और वहां मुझे कि वहां पर जीत की मार्जिन देखनी पड़ेगी अखिलेश यादव जी की, और मुझे लगता है वो यादव निकाल लेंगे सीट, क्योंकि सुब्रत पाठक के खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन वहां पर मेहनत बहुत करी है भाजपाइयों ने कि अखिलेश यादव जी को घेरा जा सके। तो एक अच्छी टक्कर वहां देखने को मिल सकती है, लेकिन अपर हैंड मैं अखिलेश यादव जी को ही दूंगा। जी, अखिलेश यादव यानी कि सपा यहां पर जीतती हुई दिख रही है। हमारे साथ दिनेश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। जी दिनेश सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब आपका आकलन क्या कहता है कन्नौज सीट? जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैंने अभी जैसे सुना, मतलब सभी ज्ञानी वक्ता थे, उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात रखी। तो मैं देखिए इसको इस तरह के देखता हूँ कि जैसे कि अब एक वाला है कि इसमें जैसे कि अब खुशबू की नगरी जो है, इसमें किसको खुशबू मिलती है और किसको क्या मिलता है वो देखने की बात है। और लेकिन आज है कि यही रात अंतिम है, यही रात भारी। तो कयामत की रात के बाद में कल क्या निकलेगा नतीजा, और किसकी भैंस पानी में जाएगी और किसकी भैंस जो है वो चारे चर के निकल जाएगी, और फटाफट सफाचट और खटाखट जो है उसका नतीजा कल आगे तैयार में सामने मिलेगा देखने को। लेकिन देखिए ऐसे कि पिछली बार जैसे एसपी का जो जैसे कि गढ़ ही माना जाता है, और पिछली बार डिम्पल जी जो हार गए थे और सुब्रत पाठक जीते थे, तो उसका कारण देखिए जैसे अभी पहले एक वक्ता थे, उन्होंने बताया कि ठीक है कि संगठन का कमजोर होना। तो देखिए संगठन अगेन जैसे कि उस तरीके से देखिए, जब तक जैसे उसको लगता नहीं तो नीचे से लामबंद होकर के पूरी तरह एक्टिवेट होकर के और उसको अगर आगे नहीं बढ़ाया था, तब तक चीजें, पर संगठन जब तक रुचि नहीं लेता तो तब तक मान के चलें कि उस तरीके से जीतना जो है किसी भी कैंडिडेट का संभव नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो लेकिन इस बार देखिए सपा सुप्रीमो है अखिलेश जी, तो वो वहां पर लड़ रहे हैं। तो अपने तरीके देखिए उनके तरीके से उनके पीछे मतलब कि बड़ा नेता जब होता है तो उसमें पीछे आप भी मान के चले कि पूरे तरीके से, और जो पूरा जो संगठन होता है तो वो अपना दमखम पूरा दिखाता है। लेकिन सामने सुब्रत पाठक है, उनका प्लस पॉइंट है कि मोदी जी का नाम हो गया, राम नाम और काम, तीनों चीजें हैं उसके। तो काम भी देखिए उन्होंने ठीक किया। हाँ देखिए कुछ ना कुछ, जैसे आप ऑफिस से बात है कि एक बार से दूसरी बार भी अगर आदमी लड़ता है तो कुछ ना कुछ देखिए चीजें होती होती है, एंटी इनकम्बेंसी बोले कुछ भी बोले। लेकिन साथ साथ देखिए एक बड़ा ये मामला है कि जैसे कहीं ना कहीं सिर्फ टक्कर इस वजह से दे पा रहे हैं। अगर सपा का और कोई अगर होता तो टक्कर वाली कहानी मैं नहीं समझता था, लेकिन क्योंकि अखिलेश जी हैं तो इसलिए देखिए अब किसका के दोनों में से दोनों ही जो अपनी के प्रत्याशी जो है भारी है, तो कांटे की टक्कर रहेगी। कौन जीतेगा में तो संशय वाली स्थिति है कि कौन क्या, मतलब अगर आप संशय में रख रहे हैं, हो सकता है कि सुब्रत पाठक भी जीत जाए। नहीं, हाँ बिल्कुल कर लो, पंकज चलाओ जी। हमारे साथ एल द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एल द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, अपनी राय रखिए। जल्दी करो, गर्मी करो।
तो चलिए के विश्वदेव राय जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। के विश्वदेव राय जी, कन्नौज सीट पर आप अपनी राय रखिए। दिनेश जी तो हाफ हाफ दे रहे हैं, बीजेपी और उन्होंने तो जी मैं बता चुका हूं कन्नौज के बारे में, मुझसे आप पूछ चुके हैं, मैं बता चुका हूं। मैं भी वही कह रहा हूं जो प्रमोद जी ने कहा है कि अखिलेश यादव को, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के और उनके एक बड़े नेता माफ कीजिएगा, हम आपके पास दोबारा आ गए। नागेंद्र बहादुर जी के पास मुझे आना था। नागेंद्र बहादुर सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। नागेंद्र बहादुर जी, कन्नौज सीट पर दिनेश जी ने अपनी राय दे दी और साथ ही अन्य गोस्वामी जी ने भी अपनी राय दे दी, संजय जी ने अपनी राय दे दी, आपका राय क्या है? देखिए, फाइट वहां पर बहुत अच्छी हुई है और जैसे कि जो हमारे भाजपा के मित्र हैं वो तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं वहां के। मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस की बात करें तो समाजवादी पार्टी तो अपनी उसकी बहुत ही समझकर ही चल रही है कि ये हमारी सीट है। लेकिन बहुत जबरदस्त फाइट हुई है दोनों तरफ से और वोट परसेंटेज भी ठीक ठाक रहा है वहां का, वोट कास्ट भी अच्छा हुआ। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से मामला 50-50 का ही रहेगा। स्पष्ट तौर से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कौन ले जाएगा। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मैं कह सकूं कि नहीं ये समाजवादी पार्टी जीत रही है या समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई है या भाजपा ले जाएगी। मेरे हिसाब से भाजपा, आपके हिसाब से बीजेपी ले जा रही है। संजय जी, आपका आकलन क्या कहता है? मेरा आकलन तो ये कहता है कि जो कन्नौज सीट है ये सपा की बेस सीट है। जैसे बोलते हैं भाजपा का नागपुर हेडक्वार्टर, तो समाजवादी का हेडक्वार्टर समझ लीजिए इटावा कन्नौज। तो वहां से एक पहचान है और सपा का एक थोक वोट है वहाँ पे, थोक वोट है और यादव वोट भी काफी है वहाँ पे। एक तो इत्रो का शहर है, मुस्लिम भी वोटर काफी है और समीकरण ताना बना ऐसा है कि वहाँ पे मुलायम सिंह का परिवार घर जैसा है पूरे क्षेत्र में कन्नौज में। उनका कहीं न कहीं बहुत सारी रिश्तेदारी है, तो जड़ बहुत घनी, खुद की घनी बनी हुई है। तो निश्चित रूप से ये ठीक है, सुब्रत पाठक जी चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद में रहे हैं, तो परंतु अब इस बार जो है अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं। हमें गेस्ट की लिस्ट कार्यक्रम शुरू होने से पहले चाहिए, तो अखिलेश जी के लड़ने से चुनाव रोचक हो गया है। उस समय हम तो इस बार क्या है कि इस बार अखिलेश जी के लड़ने से ये कन्नौज का मजा कुछ और हो गया है। तो भाजपा कहीं ना कहीं इसमें पीछे हो गई है इस दौड़ में। और डिम्पल, ठीक है, डिम्पल चुनाव हारी थी, परंतु ये अखिलेश जी का कद बड़ा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, सीएम रहे हैं और केंद्र में भी सांसद भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अच्छी लीड से सीट जीतेगी, क्योंकि प्रतिष्ठा की सीट भी है सपा के लिए। तो निश्चित रूप से सारे सपाई लग के इसको निकालेंगे और अच्छी मार्जिन से जीतेगी सीट, अखिलेश जी जीतेंगे जी। तो अखिलेश यादव को आप जिता रहे हैं और इस तरह से हमारे सभी विश्लेषक जो भी महोदय हैं, ये करीब करीब सबकी राय आ चुके हैं। बस एक एल द्विवेदी जी बचे हुए हैं। एल द्विवेदी जी, आप अपनी राय रखिए। देखिए, कन्नौज तो फिर जो सीट है डबल फाइट ही नहीं है और आपने जिस प्रकार से चुनाव देखा है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कंफर्म सीट है। और देखिएगा आप इस चुनाव में देवेंद्र जी एक बहुत बड़ा समीकरण आपको देखने को मिलेगा। जो यंग नेता, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जैसे अखिलेश जी हैं, अन्य जो दलों के नेता हैं, वे चुनाव नहीं हारेंगे, आप इसमें देखिएगा। और जो राजनीति जिनकी अंतिम छोर में चल रही है या कहीं कहीं उनकी राजनीति का एक पड़ाव आ चुका है और जनता उनको जहां तक नकार रही है, उन सीटों पर देखिएगा वो कैंडिडेट वहां पर हारेंगे। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भारतवर्ष में जहां जहां चुनाव हुए वहां पर आप देखिएगा ऐसे चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। चलिए, तो चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, यहां कौन से चौंकाने वाले परिणाम? मतलब बीजेपी आ सकती है क्या? नहीं, यहाँ पर तो देखिए कन्नौज में स्पष्ट है। देखिए, अखिलेश यादव को जो अंदर खाने की खबर है, सूत्रों के हवाले से भी मैं आपको एक खबर बता रहा हूँ कि हो सकता है समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सीटें आए और इंडी गठबंधन में उनका एक वर्चस्व बने। मैं आपको ये बता रहा हूँ। और अंदर खाने की खबरें हैं और सूत्रों के अनुसार खबर ये भी हो सकती है कि आने वाले
जो प्रतिपक्ष का नेता हो वो अखिलेश यादव भी हो सकता है। मैं आपको इतनी बड़ी बात भी कह सकता हूँ, लेकिन ये अंदर के खाने की खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है जी, सूत्रों के अगर हवाले सपा से की सीटें खबर। ज्यादा चलिए तो हम जो भी यहाँ पर हमारे छः यहाँ पर विश्लेषक, हमारे विद्वान विश्लेषक यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक विश्लेषक अगर जो ये कहा जाए कि अगर हाफ दे रहे हैं बीजेपी और एसपी को, बाकी सारे विश्लेषक अगर एक विश्लेषक की तरफ से बीजेपी की तरफ जा रहा है, बाकी जो 4 विश्लेषक हैं सपा की तरफ जो हैं अपनी सपा की जीत देख रहे हैं, तो हम इस सीट को सपा के खाते में डाल देते हैं। अब अपने रुख करेंगे खीरी लोकसभा सीट की, जहां पर अजय मिश्रा टेनी और उत्कर्ष वर्मा, ये 2 प्रमुख हैं। सपा से उत्कर्ष वर्मा, अजय मिश्रा टेनी बीजेपी से, अंशय कालरा रॉकी बीएसपी से यहां पर चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। क्या है इसका समीकरण हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रतिशत पे थोड़ा सा नजर डाल लें। 2014 64.18%, बीजेपी 36.98%, बसपा 26.75%। 2019 में 64.20%, बीजेपी 53.63%, सपा 34.38%। वहीं 2024 में 64.73% और बीजेपी से अजय मिश्रा टेनी और सपा से उत्कर्ष वर्मा। अब देखना होगा, काफी अंतर है। हालांकि अब कांग्रेस का सपा 2019 में अगर जो देखें तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, इंडिया अलायंस कह सकते हैं। क्या गुल खिलाती है। अब अपने मेहमानों की तरफ हम रुख करेंगे। जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रमोद गोस्वामी जी से जानना चाहेंगे कि इस सीट पर आकलन आपका क्या कहता है, खीरी लोकसभा सीट। हमारा अपना अनुमान है कि अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके साथ उनका अपना अच्छा खासा प्रभाव है, दबदबा है। वहाँ जहाँ पिछड़ों का, दलितों का और ब्राह्मणों का वहाँ भी समीकरण, जातिगत समीकरण वहाँ के कमोवेश ये हैं। और जो उत्कर्ष वर्मा हैं जो एसपी से खड़े हुए हैं, वो इससे पहले भी सीट समाजवादी पार्टी पर रही है। और हालांकि अजय मिश्रा 19 में थे वहाँ, लेकिन जो वो ट्रैक्टर से जो किसानों को कुचला गया था, या जो एक बड़ी घटना हुई थी, वो एक माइनस पॉइंट उनके लिए कहा जा सकता है कि उसका कितना इम्पैक्ट उनको फ़ायदा या नुकसान देगा, ये देखने की बात होगी। लेकिन इस सीट पर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष जी के और टेनी के बीच में लड़ाई अच्छी होगी, कांटे की होगी। ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन अगर उसको उस आंकड़े से देखा जाए तो मुझे लगता है कि 50-50 ये रहेगा। 51 हो सकता है कि टेनी, क्योंकि वहां से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका अच्छा अपना दबदबा भी है, दबदबे वाले व्यक्ति हैं, और दूसरे उनका अपना प्रभाव क्षेत्र भी रहा है। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुई है उसने उस क्षेत्र के लोगों को न केवल उद्वेलित किया है, कि नाराजगी भी है। वो नाराजगी को वो टेनी या भारतीय जनता पार्टी कितना डाइल्यूट कर पाई है, चुनाव इस पर निर्भर करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी और अजय टेनी ने उस नाराजगी को बैलेंस कर लिया है, तब तो ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अन्यथा मुझे लगता है कि ये भी अगर ऐसा नहीं है तो समाजवादी पार्टी इस सीट को छीन सकती है। जी, तो अगर मगर की स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन फाइनली आपका दिल क्या कहता है विश्लेषण के बाद? देखिए, हम आप या कोई भी हैं, जिस ढंग के एक सेफोलॉजिस्ट तो है नहीं, जिस ढंग से सारे सेफोलॉजिस्ट ने दे दिया कि नहीं 400 सीटों से ऊपर है, तो वो लोग हो सकता है कि उन लोगों ने जो 95 करोड़ जनता का पूरे देश का, उसमें से कम
50 करोड़ लोगों का उन्होंने आकलन कर लिया हो। ऐसा संभव नहीं है। संभव तो नहीं, ये तो एक हवाई या हवा में गांठ बांध देने का स्वभाव नहीं है। ये जो विश्लेषण आपका है जी, जो आपका विश्लेषण है, नहीं मैं वही कह रहा हूं। मैंने आपको बहुत स्पष्ट दो टूक शब्दों में कहा कि अगर वो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने और टेनी ने, क्योंकि वो व्यापक नाराजगी थी, उससे किसान वहां बहुत अच्छी संख्या में है। अगर किसानों के बीच उन्होंने उसकी क्षमा याचना करके या उनको समझा बुझा के जो बीजेपी के साथ जुड़ा रहा था, अगर वो जोड़े रखा है तो टेनी वहां सीट निकाल ले जाएंगे। लेकिन अगर वो किसानों को समझाने में विफल रहे हैं तो ये समाजवादी पार्टी पर जा सकती है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि किसान कितना समझा और उन्होंने कितना समझाया। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की है। लड़ाई रुक जाएगी कि किसान उनकी जो जिसमें 7-8 लोग मर गए थे, ट्रैक्टर जिस ढंग से रौंदा गया था, वो छोटी घटना नहीं थी, पूरे देश में चर्चा का विषय रही थी। और उसके बाद जो है किसानों की नाराजगी आप समझ सकते हैं कि स्वाभाविक होना चाहिए या होगी। अब उसको कितना मैनेजमेंट कर लिया है ये देखने की बात होगी। अगर वो मैनेज हो गया है तब तो मुझे लगता है कि टेनी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर किसान सहमत हो गए हैं। और अगर नहीं हुए हैं तो किसान की नाराजगी अगर रहती है तो फिर टेनी के लिए दिक्कत होगी। तो फिर समाजवादी तो किसानों की नाराजगी के ऊपर हार और जीत तय है। अब ये देखना होगा कि वास्तव में किसान वास्तव में अभी भी टेनी से नाराज हैं या नहीं, नाराजगी दूर कर पाए हैं टेनी या नहीं। हम आना चाहेंगे दिनेश सिंह जी के पास। क्या लगता है कि नाराजगी अभी बरकरार है या फिर आपका विश्लेषण क्या कहता है? जी कुशवाहा जी, देखिए ऐसा है कि मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि मतलब जैसे कि मुस्लिम तो इतना ज्यादा है नहीं। पिछली बार क्या है, जैसे कि जो अंतर जो था तो उसमें करीब करीब 19% का इसमें अंतर था सीट पे। तो 19% का अंतर कैसे पार्ट में कौन सी ऐसी मतलब भयंकर रणनीति जो है विपक्ष अपना करके काम कर पाएगा, तो ये एक मामला सोचने का है। और दूसरी मतलब बहुत बड़ी बात यह है कि पिछली बार क्या था कि पिछली बार गठबंधन सपा और बसपा का था, तो इसलिए चीजें फिर भी थोड़ी बहुत कंट्रोल में थी। इस बार किस तरीके से कर पाएंगे, क्या रणनीति और किस तरीके से राजनीति और कैसे किस तरीके का मतलब पॉलिटिकल गेम उसमें है और किस तरीके से क्या फटाफट और सटासट वाली चीज ऐसी चल पाएगी, तो वो बड़ा दिलचस्प देखने को होगा। और दूसरा देखिए कि बसपा जो है, बसपा अपने तरीके से इसमें चुनाव लड़ी अलग, और जैसे कि उनके जैसे कांग्रेस को मतलब जो जिसके महागठबंधन जो है उनके उम्मीदवार भी सामने सामने है। तो टैनी देखिए उनका एक मतलब प्लस पॉइंट ये, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ठीक है ब्राह्मण उससे आते हैं और ब्राह्मण बहुल्य जो सीट है ये। और उसके साथ देखिए जैसे कि उनके बीच में जैसे कि अपनी जो पकड़ है वो अपनी तरह ठीक ठाक है। और दूसरा जैसे कि मोदी जी का नाम जो है वो उनके साथ में अगर है तो उसमें साथ साथ चीजें फर्क पड़ता है। ट्रैक्टर वाली जो घटना देखिएगा उसमें एक मुद्दा रह सकता है और कुछ एक वर्ग है, मेरे साथ कोई के साथ बताना चाहूंगा इसलिए कि इसमें कोई कहीं से कोई संशय नाम की चीज नहीं है कि बिल्कुल क्लियर तरीके से हाँ कुछ किसान वर्ग जो है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नाराज हैं उनसे, लेकिन कहीं ना कहीं समझाइश का जो कार्य किया गया और प्रतिष्ठा के जैसे एक तरह से मान के चलेंगे कन्नौज और जैसे कि इटावा और इसके वजह से रायबरेली वगैरह सीट जैसे रही हाई प्रोफाइल सीटें, तो उसी तरीके से लेकर के जैसे पक्ष जो है भाजपा जो है एनडीए जो है उन लोगों में उसी प्रतिष्ठा और उतना ही जो चीजों को दाव पे लगा करके और करने का काम किया चुनाव को। और लेकिन साथ में कि जैसे विपक्ष की तरफ से जैसे कि अपना जो चीजें करनी थी कुछ करनी थी वो चीजें अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट जो कटने का जो काम रहेगा, जैसे पिछली बार जैसे सम्मिलित थे प्रत्याशी और इस बार जैसे कि चीजें अलग अलग होकर के, तो वो जो वोट का बिखराव है उसको कितना रोक पाएंगे। 19% का अंतर पिछली बार था, उसको कैसे पाटना उसको देखने का काम रहेगा। तो मैं इसमें क्लियर अगर तरीके से अगर देखूं तो चाहे कारण कुछ भी हो और कहीं ना कहीं नाराजगी भी हो कुछ हो, लेकिन उन्होंने काम भी ठीक ठाक किए हैं और इजीली एक्सेसिबल है। कुछ ज्यादा इनकी ये नहीं कि ठीक है कि क्षेत्र में उनको उन तक पहुंचना जो है मुश्किल काम होते रहते कुछ सांसदों के पास में, तो ऐसी कोई चीज भी नहीं है। तो सरल व्यक्ति है मेरे ख्याल से और ऐसे कोई खास दिक्कत वाली परेशानी वाली बात जो है वो और उनके साथ बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन ट्रैक्टर वाली घटना कहीं ना कहीं डेंट जरूर करती है उनकी इमेज को, तो वो चीज दरकिनार करके भी चीजों को और सारी सभी चीजों को लेकर कुल मिला के जो निष्कर्ष जो निकलता वही निकलता है इस चीज का कि सीट जो है वो टेनी जी के मतलब खाते में जाएगी जहां तक मुझे लगता है। जी, टेनी जी के खाते में ही जाएगी। किसानों का जहां तक नाराजगी है उसे कम कर दिया गया है, आपका कहना है। अब हम एल द्विवेदी जी के पास जाना चाहेंगे, क्या कहते हैं आपके समीकरण? देखिए निश्चित तौर पर ये सीट है जहां पर सभी की निगाहें हुई हैं और यहाँ जो समीकरण है उसी तरीके से कर चुका है।
जाएगी। जैसे कई लोगों से मेरा भी वहां पे चर्चा हुई, जब मैं किया तो उन्होंने किसान जो है वे इतना ज्यादा नाराज, ये जो एक मुद्दा था ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा था और एक व्यक्ति के लड़के ने स्वयं, ऐसा प्रतीत हुआ है, विजुअल द्वारा दिखा गया है कि गाड़ी चला दी है एक बेजुबान एक ऐसे लोगों पर, एक किसान, एक अन्नदाता पर, और ये मुद्दा भी राष्ट्रीय स्तर का था। हालांकि वह एक जांच का विषय, एक अलग मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां के जो किसान हैं उनमें एक भारी रोष व्याप्त हुआ है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इन लोगों की वहां उस क्षेत्र में भारी दबंगई के कारण वहां पर वह अपना कार्य सही ढंग से वहां पर लोग नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर एक मुद्दा तो यह है कि किसानों ने कहीं तक रोष व्याप्त है, और एक साइलेंट वोटर है जिसने मुंह से ना बोल करके सीधे जाकर के किसी दूसरे पक्ष में जाकर के मतदान कर दिया है। और दूसरी ओर जो वहां का ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र, उन्होंने भी वहां पर एक रोष व्याप्त करते हुए उन्होंने भी इन लोगों से कन्नी काट ली है और एक साइलेंट वोट के तरीके से वहां पर मतदान हुआ है। और आने वाले 4 जून को वहां पर पता चलेगा कि किसको जीत मिलती है, किसको हार मिलती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को सीट निकालने में दांतों तले चने चबाने जैसी स्थिति बन जाएगी। नाको चने चबाने पड़ सकते हैं टेनी को। तो आप भी इस सीट को पेंडिंग ही रखना चाहते हैं, हमें लग रहा है। अगर ये नाको चने चबाएंगे तो अगर ये नहीं आते हैं, बीजेपी नहीं आती है, तो इनकी जगह पे कौन, क्या सपा या बसपा? देखिए, क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर अगर वोट प्रतिशत देखेंगे तो निश्चित सपा वहां से लीड रही है, और हो सकता है कि समाजवादी वहां पर एक अच्छा वर्चस्व मिलते हुए वहां पर जीत मिल जाए, क्योंकि जिस प्रकार से इस मुद्दे को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो उठाया है, कांग्रेस ने उठाया है, तो इंडी गठबंधन के अनुसार जिस प्रकार से वहां पर सपा एक मजबूत पक्ष की तरीके से वहां लड़ रही है। और ये वो ने बोला कि किसान जो व्यक्ति होता है वह बहुत आम इंसान होता है, अन्नदाता होता है, और वह अपनी जिम्मेदारी से अपना कार्य करता है। लेकिन जब ऐसी एक घटना घटित होती है तो पूरे क्षेत्र में जो किसान का एक वर्ग होता है उसमें एक रोष व्याप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सपा को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी, सपा को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि हाफ हाफ हो सकता है कुल मिलाकर के। बीजेपी भी आ सकती है, सपा भी एक तरफा ही होगा, एक तरफा सपा आ सकती है। चलिए, आपके गणित के अनुसार यहां सपा आ सकती है। अब हम रुख करेंगे संजय यादव जी की तरफ। जी, क्या कहता है आपका गणित? देखिए, खीरी लोकसभा क्षेत्र ऐसा है, ये ब्राह्मण वर्सेस कुर्मी, इनका दबदबा इस क्षेत्र में। ये कुर्मी करीब वहाँ पे ओबीसी मिला के करीब 7 लाख लगभग वोटर्स हैं इनके। काफ़ी 27% वहाँ पे एससी का वोटर है, 28% ओबीसी का वोटर है, और करीब 20% मुस्लिम वोटर्स भी हैं वहाँ पे। और टेनी, पहली बात तो टेनी साहब को टिकट मिलने की लोगों ने सिफारिश मना किया था कि टिकट नहीं दीजिए ऐसे लोग को जिनके ऊपर विवादित है, परंतु वो अपनी दबंगियत और दबदबे के कारण टिकट ले तो आए। ब्रजभूषण जी को तो टिकट नहीं मिला, बेटे को मिला, पर इन्होंने अपनी दमदारी से ब्राह्मणों का वर्चस्व दिखा के इन्होंने अपनी टिकट ली। परंतु मुझे लग रहा है कि केवल टेनी परिवार को छोड़ के और जो समझदार लोग हैं वहाँ पे, ब्राह्मण वर्ग से भी काफ़ी लोग हैं, वो इस चीज़ से थोड़ा सा, जैसे अभी पंडित जी ने कहा, कन्नी काट रहे हैं। और इसमें निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि ये सीट जो है सही गोलबंद हो, किसान आंदोलन था वहीं से चालू हुआ, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि पूरे दुनिया में देखा गया कि भाई बेजुबान किसानों को मारा गया वहाँ पे, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। और उसके ऊपर से दादागिरी, दमदारी, दबाव बनाना पीएम के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बना के ठंडा करना चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं संगठन भी देखता है कि ठीक है, वो तो ना निगल पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं संगठन भी, तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है ये सीट लूज करेगी भाजपा। सीट, हाँ, ये सीट तो जाएगी, नहीं चाहते भी ये सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी, यानी कि अजय मिश्रा टेनी के चुनाव हारेंगे। चुनाव आप हरा रहे हैं, मतलब आपका आकलन ये कह रहा है। के विश्वदेव राय जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। देवेंद्र जी, यहाँ पर मेरे पहले के वक्ताओं ने सभी बातें बता दी है यहाँ के बारे में। वोट परसेंटेज क्या है, वोटिंग स्टाइल क्या है, एक दो चीजें यहाँ गौर करनी पड़ेंगी। पहली चीज कि वोटिंग परसेंटेज
पिछली 2019 के चुनाव से बढ़ा है कि नहीं, नहीं बढ़ा है, उसी स्तर पर रहा है जैसा 2019 में था, पहली चीज। दूसरी चीज, इस 2019 में कैसे आकलन जब हम करते हैं तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि 2019 में जो गठबंधन था वह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन था, जिसका खुद का आकलन अगर वोट परसेंटाइल जोड़े तो 35% वो ऐसे ही था, और उसके खिलाफ भाजपा ने बहुमत सिद्ध किया था। अजय मिश्रा टेनी के साथ सिर्फ नेगेटिविटी वहां पर यह है कि वो उनके बेटे के ऊपर ये दोषारोपण हुआ था, और जो सिद्ध नहीं हुआ है अभी तक, ये भी विचाराधीन मामला है कोर्ट के द्वारा। लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा उठा था, पूरे देश भर में उठा था। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज और देखनी पड़ेगी कि किसान आंदोलन जो जब दूसरे, तो उत्तर प्रदेश से इतना फर्क नहीं पड़ा, और राकेश टिकैत जो किसानों के नेता हैं वो भी उस आंदोलन में, दूसरी बार के आंदोलन में ज्यादा प्रभावी नहीं दिखे, और उस पूरे क्षेत्र में किसानों को जोड़ नहीं पाए वो एक साथ। पिछली बार सारे संबंध योगी सरकार ने बहुत कोशिश करी थी, बहुत मैनेजमेंट किया था, तभी वो मामला जाके वो थोड़ा कम ठंडा हुआ था, वरना पिछली बार तो बहुत उग्र हो गया था जी। चुनाव के दौरान आपने जब वोटिंग परसेंटेज हमने देखा तो पश्चिम यूपी से लेके जब की आंधी जब देखी हमने, तो वो उतनी चुनाव में, उत्तर प्रदेश वाले चुनाव में इतनी दिखी नहीं। इसलिए इस सीट पर वो प्रभाव उनके ट्रैक्टर वाला जो मसला था, गाड़ी चढ़ाने वाला किसानों पे, उसका ही असर दिखेगा। उसका असर कितना कब हो चुका है ये देखना पड़ेगा। और अजय मिश्रा टेनी गृह मंत्री अमित शाह के बहुत खास है, और वो वहां पर उन्होंने पूरा भाजपा के पूरे संगठन ने अपना प्रभाव लगाया है उनको जिताने के लिए, और उनका अजय मिश्रा टेनी का खुद का भी वहां बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। तो यही कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने जो अपना पीडीए फॉर्मूले के हिसाब से वहां जो टिकट दिया है, और जैसा संजय जी ने बताया भी हमारे कि वहां कुर्मी वोट, और पिछली बार भी वैसे कुर्मी ही कैंडिडेट था, ऐसा नहीं है कि पिछली बार नहीं था, पिछली बार महिला थी, लेकिन इस बार 2010 में यंगेस्ट विधायक बन चुके हैं, सबसे कम उम्र के विधायक बने थे 25 साल की उम्र में, तो वो है उनके सामने। तो युवा चेहरा है, देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या समीकरण बैठते हैं आने वाले समय में। लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा नहीं है, वही रहा है, या वोटिंग स्टाइल अगर पुरानी तरीके से रहा तो बीजेपी जीत सकती है, वरना अगर वोटिंग परसेंटेज चेंज के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता वहां कोई बदलाव होगा। इतना गंभीर मामला नहीं है, नहीं लगता मुझे वहां बदलाव। तो कुल मिलाकर के बीजेपी की तरफ जाती हुई यह सीट दिख रही है आपके अनुसार? क्योंकि वहां पर एक मामला और था, ये पूरे एरिया में कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा मामला था, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है। और महिलाओं का वोट परसेंटेज अगर लखीमपुर के उसमें देखा जाए तो महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के वोट दिया है वहां पर। तो इस वजह से बीजेपी बोलती भी है कि उसका कोर वोट बैंक महिलाएं हैं, तो उस प्रभाव के हिसाब से अगर बीजेपी को ही फायदा हो सकता है। जी। नागेंद्र बहादुर सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, जल्दी से चाहेंगे कि आप भी अपना विश्लेषण, चूंकि हमारे पास जो अभी 5 विद्वानों के विश्लेषण आ गए, उसमें से एक तो उसमें 2 जो हैं बीजेपी के पक्ष में, 2 एसपी के पक्ष में, और एक जो है हाफ ऑफ हैं। तो अब आपका क्या है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसी कि चर्चा हो रही है, लगभग सब मान रहे हैं कि टेनी जी का एक अपना वोट बैंक है वहां पर, उनका अपना एक प्रभाव है। और ये सच बात है कि किसी भी पार्टी का कोई भी बाहुबली हो, उसके नकारात्मक या एंटी लोग भी कुछ मतदाता होते हैं, लेकिन उसका अपना वोट बैंक होता है। ये हम आपको सबको मानना पड़ेगा कि बाहुबली चाहे जहां पर हो, उत्तर प्रदेश या दूसरे प्रदेशों में भी हो, उसका एक अपना वोट बैंक होता है। तो अगर टेनी जी बाहुबली हैं तो उनका एक अपना वोट बैंक है, एक बेस जो भारतीय जनता पार्टी से अलग है, वो उनका व्यक्तिगत है। एक बात। दूसरी बात,
भारत की जनता सबसे बड़ी भुलक्कड़ है। हम तमाम हादसे होते हैं और उस समय हमारा रिएक्शन कुछ होता है और लगता है कि एकदम पलट जाएगा सब कुछ मामला, लेकिन जब कुछ महीने बीतते हैं तो हम उन चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं और अंततः भूल भी जाते हैं। कई बार जिनके खिलाफ जो हवा होती है 1 साल पहले या 6 महीने पहले, वो पूरी तौर से वो हवा निकल जाती है, जा चुकी होती है। एक बात। दूसरी बात, तीसरी बात, किसानों, जो आम किसान वहां का है जी, अगर उन पीड़ित परिवारों को छोड़ दें, क्योंकि मैं इस बिना पर बोल रहा हूं कि लखीमपुर जो ये सीट है, उस सीट में हमारी अलग अलग क्षेत्रों में रिश्तेदारियां हैं और उस घटना के बाद मेरी 6-7 यात्राएं हुई हैं और चर्चा भी वहां हुई है। तो उस चर्चा के आधार पर मैं कहता हूं कि जो किसानों की बात हो रही है, तो उन पीड़ित परिवारों को एक तरफ रखें और कुछ सिख परिवार जो तराई में है उनको अलग रखें। तो वो नाराजगी जरूर अभी भी उनके अंदर है, लेकिन आम किसान इसको एक हादसा मानकर, उसमें से एक हिस्सा ऐसा है जो इसको अपराध भी मानता है, लेकिन उसका कहना है कि उनके बेटे को सरकार ने जेल भेजा, न्यायालय में मामला लंबित है। मतलब कहने का मतलब कि उस अपराध की सजा दी जा रही है। तो इस बात की सजा दोहरी सजा नहीं दी जा सकती है। अब टेनी जी को हम चुनाव में हराने नहीं जा रहे जी। तो कुल मिला के, और दूसरा जो वहां का मतदान का ट्रेंड रहा वो पिछला ही रहा है, उसी तरीके का पूरा आबो हवा, वही माहौल, उसी तरीके से गोलबंदी सब कुछ रहा है। एक बात इसमें और हम जोड़ना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन उम्मीदवारों को टिकट दे रही थी अलग अलग चरणों के लिए, तो एक विशेष व्यवस्था उनकी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मिलाकर है कि उन सीटों का एक बार आकलन जरूर किया जाता है कि ये कैंडिडेट भले ही सिटिंग एमपी हो, लेकिन उसके बावजूद देखा जाता है कि सीट निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, एक अलग से जांच कराई जाती है। आप गौर करें तो टेनी का टिकट बहुत जल्दी हो गया था, उसमें देर नहीं लगाई गई, जबकि देखें कैसरगंज में कितनी देर लगी, जबकि उनका मामला वही कुश्ती संघ वाला था। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो इस बात की तरफ इंगित करती हैं कि नो डाउट वर्मा जी अच्छा लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी अच्छा लड़ रही है। अब छठी बात इसमें हम एक और जोड़ना चाहते हैं कि पिछले चुनाव में ये जयंत चौधरी के साथ थे, कुछ वोट उनका वहां पर है, थोड़ा बहुत वो भी हट गया है। तो अगर उस हादसे से टेनी का नुकसान हो रहा है तो वो वोट सरप्लस करेगा उनको जी। तो अगर जो लोग इस बात पे आ रहे हैं कि उस हादसे की वजह से टेनी की हार हो सकती है, तो उस हादसे से जो वोट कट रहा है, मैं समझता हूं कि उतनी भरपाई वो अलग अलग तरीके से हो रही, बहुत आराम से हो रही है। इसलिए मेरे हिसाब से ये सीट टेनी को जाएगी, टेनी को जा सकती है। यानी कि अब जो स्थितियां हैं, अगर उस पर हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे विद्वानों ने इस सीट के संबंध में, यानी कि जो खीरी की सीट है, इस संबंध में हमारे विद्वानों ने, 2 विद्वानों ने सपा की तरफ यह सीट जाती हुई देख रहे हैं, जबकि 3 विद्वान जो हमारे विश्लेषक हैं ये सीट बीजेपी की तरफ जाती हुई देख रहे हैं। एक विद्वान कुछ भी हो सकता है, बीजेपी की तरफ भी जा सकता है और समाजवादी पार्टी की तरफ भी जा सकता है। अगर जो किसानों की नाराजगी नहीं रही तो बीजेपी जीत सकती है, किसान की नाराजगी हुई तो सपा जीत सकती है। तो अब चूंकि बहुमत में बीजेपी है, इसलिए हम इस सीट को बीजेपी के खाते में डाल रहे हैं। तो यह सीट बीजेपी के खाते में, खीरी की सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब हम अगली सीट लेंगे उन्नाव की। उन्नाव लोकसभा सीट, मुकाबला किनके बीच, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। महामुकाबला साक्षी महाराज, अनु टंडन और अशोक पांडे। साक्षी महाराज कमल के फूल, यानी कि बीजेपी से अनु टंडन जो हैं वो साइकिल यानी कि समाजवादी पार्टी से, और बसपा से हैं अशोक पांडे। इनके बीच मुकाबला। अब थोड़े से नजर डालेंगे प्रतिशत की तरफ। 2014 में कितने प्रतिशत, 2019 में कितने प्रतिशत, 2024 में कितने प्रतिशत मतदान हुए, तो आप देख सकते हैं 2014 में 55.53%, 2019 में 56.47%, 2024 में 55.74%। तो 55 यानी कि
56 और 1%, करीब करीब 1 दशमलव कुछ प्रतिशत जो है चुनाव यहां पर कम मत पड़े हैं 2024 में, लगभग हर सीटों पर। वहीं अगर जो बात करें बीजेपी की, तो 2014 में बीजेपी को 43.18%, सपा दूसरे स्थान पर 17.37%, वहीं बीजेपी 2019 में 56.87%, सपा 34.46%। और अब जो है इस बार सपा और कांग्रेस साथ में लड़ रहे हैं, तो क्या स्थितियां होंगी ये देखने वाली बात होगी। मेहमानों की तरफ रुख करेंगे, जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, हम आपके पास आएंगे, और उन्नाव लोकसभा सीट साक्षी महाराज यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमने बताया कि कौन कौन दिग्गज किस पार्टी से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपका गणित क्या कहता है? देखिए, उन्नाव में भी टक्कर कांटे की है। हालांकि ये लोध बाहुल्य सीट है, लोधों की संख्या बहुत अच्छी है, और साक्षी जी भी लोध बिरादरी से आते हैं, और निश्चित रूप से वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, जैसा कि आपने अपने ग्राफिक्स में और उसमें बताया भी कि उनका वोट प्रतिशत और समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में काफ़ी लंबा अंतर है। लेकिन इस बार और वहाँ ब्राह्मण भी ठीक ठाक है, मतलब उन्नाव ब्राह्मण की भी संख्या बहुत अच्छी है निश्चित रूप से। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ भी बहुत कांटे की टक्कर दोनों के बीच में है। हालांकि 2 बार साक्षी जी वहाँ से बड़े अच्छे अंतर से जीत चुके हैं, और साक्षी जी का मतलब अगर ये कहा जाए तो वो जहाँ भी चुनाव लड़े हैं, वो चाहे वो फर्रुखाबाद लड़े हों, चाहे वो मथुरा लड़े हों, और चाहे वो यहाँ लड़े हो, वो अपने जातिगत समीकरणों के आधार पर ही सीट चुनते हैं और लड़ते हैं। और वो एक मठाधीश भी हैं, तो और दबंग भी हैं, उनके ऊपर कई मुकदमे भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन अब उस पर इस चुनाव में उस पर बहस की मुद्दा नहीं है। लेकिन इस बार अनु टंडन भी वहाँ से एक बार रह चुकी है, और अनु टंडन भी वहाँ की जानी मानी उस क्षेत्र की पहचानी हुई हैं। और इस बार कांग्रेस का और सपा का जो गठबंधन है, वो निश्चित रूप से उसको, वरना अनु टंडन की कोई लड़ाई नहीं होती। लेकिन ये गठबंधन दूसरे एंटी कम्बेंसी लोकसभा को लेके, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे फैक्टर्स, कई चीज़ें ऐसे हैं कि जिससे जो सीटें भारतीय जनता पार्टी की निकल सकती थी या निकलने वाली कही जा सकती थी कि यहाँ कोई चुनौती नहीं होगी, लेकिन इन सारे मुद्दों ने भारतीय जनता पार्टी के सामने न केवल उन्नाव में बल्कि पूरे प्रदेश में एक चुनौती खड़ी कर दी है। जी, पूरी चुनौती खड़ी हुई है, क्या माने हम गोस्वामी जी? नहीं, यहाँ मतलब एज अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से साक्षी जी को दिया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो चुनाव जीत ही जाएंगे। आपकी जो मैंने कहा ना कि आपकी लड़ाई अच्छी है, और जो मुद्दे हैं, और देखिए एक चीज और है इस चुनाव में जो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस बार भाजपा को छोड़ के बाकी, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे और बसपा, ये 3 लोग हैं, ट्रायंगल यहाँ चुनाव हो रहा है। बसपा तो इनरिलेवेंट हो गई है, मतलब वो तो चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दी। हाँ, वोट कटवा के रूप में जरूर कह सकते हैं, जिसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। लेकिन विपक्ष ने जिस ढंग से, वहाँ दलित वोट भी ठीक ठाक है, और उन्होंने ब्राह्मण प्रत्याशी दिया है, तो ये ब्राह्मण प्रत्याशी कितना वोट काट लेगा, कितना नुकसान करेगा, दलित वोट कितना ले लेगा, तो वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी गठबंधन को ही नुकसान मिलेगा। उसका लाभ भाजपा को मिल सकता है, जो जातिगत समीकरण और जो स्थितियां हैं उस लिहाज से देखा जाए। लेकिन ये बात भी है कि प्रदेश के कई हिस्सों में, या अधिकांश हिस्सों में कह लें, कि जो संविधान संशोधन को लेके जो 400 सीटों की बात कह के संविधान संशोधन विपक्ष ने रखा कि साहब ये तो संविधान संशोधन कर देंगे, उससे पिछड़ों में और दलितों में एक संदेश गया है। और वो कहीं ना कहीं जो मतलब बसपा, अगर आप देखें तो जो 19 का चुनाव था, तो बसपा और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, बिल्कुल। लेकिन समाजवादी पार्टी की 5 सीटें रह गई थी और बसपा 10 ले गई थी। उसका कारण था कि
गेस्ट हाउस कांड के बाद से बसपा और सपा के बीच एक 36 का आंकड़ा रहा, जो दलितों में नाराजगी रही। उसकी वजह से अगर कहीं वो बसपा को दलित वोट नहीं देता था या नहीं देना चाहता था, चाहे विभिन्न कारणों से, चाहे प्रत्याशी के कारण से, चाहे किन्हीं अन्य कारणों से, तो वो भाजपा की तरफ चला जाता था, वो समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता था। ये भाजपा को एडवांटेज रहता था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि भाजपा को ये डिसएडवांटेज है कि ये जो विपक्ष ने ये ला के खड़ा कर दिया कि संविधान संशोधन करके ये आपके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये दलितों में एक नीचे तक मैसेज पहुंच गया और उसकी वजह से जिसको नहीं चाहते थे, सपा को भी दलित वोट बैंक शिफ्ट हुआ, कहीं कहीं तो अच्छा खासा शिफ्ट हुआ है कई सीटों पर, मुझे जानकारी है। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ भी मतलब वोट दलित वोट खसका समाजवादी पार्टी की तरफ जी, तो मुस्लिम भी वहाँ है ठीक ठाक, तो वो समीकरण तो बैठते हैं। यहाँ लड़ाई कांटे की है, लड़ाई कांटे की है, लेकिन बीजेपी की तरफ रुख है आपका। अब दिनेश सिंह जी, आपका गणित क्या कह रहा है? जी कुशवाहा जी, मेरा गणित बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि साक्षी महाराज के अलावा और किसी की सीट निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार का जीत का अंतर जो था, इनको साक्षी महाराज को मिले थे 56.9% और जो दूसरे प्रत्याशी थे उनको मिले थे 32.4% और अनु टंडन जो थी उनको मिले थे मात्र 15%। तो अब देखिए 15% से लेकर के छलांग कहाँ तक मारेगी, जबकि पिछली बार की मतलब कहानी में और अब की कहानी में फर्क पड़ेगा। अब ठीक है, इस बार ये है कि 15% के साथ में सभा के वोट जो है वो ही मिलेंगे साथ साथ में, लेकिन कितने मिलेंगे और कहां तक वोट ट्रांसफर होता है कुछ वो सोचने की बात है। दूसरा क्या है कि साक्षी महाराज की वहां की जो छवि है एक तरह से सर्व समुदाय में सब में एक तरह से और एक्सेप्टेबल है, उस तरीके से वो चीज नहीं है कि उनके साथ कोई मतलब कि जैसे कोई जाति वाती उस तरह की चीजों का कहीं से कुछ नजर मामला नहीं आता, क्योंकि सुनने से मतलब जैसे प्रवक्ता बता रहे थे कि अपने तरीके से जो मतलब एक मठाधीश हैं, तो धार्मिक व्यक्ति होने के नाते उनका सभी समाजों में सभी वर्गों में आना जाना है। लोक जाति है वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन अपने तरीके से और बहुत ज्यादा इनका कोई नुकसान का दिखा से काम नहीं, क्योंकि अपने तरीके से एक्सेसिबल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब राजनीति में चर्चा और खर्चा दो मेन चीज होती है, तो उसमें चर्चा में हमेशा आम बने रहते हैं साक्षी महाराज। तो चर्चा के नाते कहीं ना कहीं देखिए अपने आप घर घर तक बात पहुंचनी चाहिए, पहुंचती है तो उसके बारे में देखिए बाद में विश्लेषण होता है, डिबेट होती है, सब कुछ होती है। अगर कोई व्यक्ति अनु टंडन के बारे में बहुत ज्यादा लोगों के बारे में मतलब जैसे कि क्या धारणा तब बनेगी जब कहीं ना कहीं चर्चा बनी रहेंगी जी, तो उस तरीके से वो चीज है वो नजर नहीं आएंगी चीजें से। और दूसरा बसपा की जैसे बसपा के फैक्टर ये रहेगा कि वो वोट काटने का कहीं ना कहीं काम करेगी बसपा, और वोट काटने का काम जो है जैसे पिछली बार जैसे कि दोनों के बीच में जैसे कि मतलब ये मानकर कि लोकसभा सीट पर जब चुनाव जब होता है तो उस समय क्या होता है कि दोनों के जैसे जैसे जो कैंडिडेट उनके दोनों पार्टी जो है तो उनके जैसे कि सारे जो नीचे की जो ग्रास रूट लेवल तक के वर्कर्स हैं सारे आपस में मिल करके चुनाव लड़ाई का काम करते हैं। तो उस चीज को लेकर के जब ये मान के चलेंगे जैसे अगर अभी जैसे उस तरीके से दोनों अलग अलग करेंगे तो कुछ वोट फिर भी होता है कहीं ना कहीं और छठा के अलग निकले, तो वो वोट जो मतलब कि सभा के वोट भी कहीं ना कहीं बसपा की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। अपने तरीके से है कि मैं यही है कि भारी मतलब एक तरीके जैसे भारी का मतलब जैसे चाहे कांटे के टक्कर कुछ भी हो, लेकिन पूरे तरीके से साक्षी महाराज की तरफ ही पड़ रहा है भारी जी। एल द्विवेदी जी संक्षेप में देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं साक्षी महाराज एक लोकप्रिय चेहरा है उपनाव से, और कहीं व्यक्तिगत रूप से अगर देखें तो वहां पर एक बड़ी फाइट वे दे रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है प्रकार से अगर भाजपा में अगर थोड़ी बहुत भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और महंगाई, भ्रष्टाचार मुद्दा, बेरोजगारी अगर मुद्दा बनता है तो भाजपा ये सीट निकालेगी, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से अगर हो सकता है वह ये सीट निकाले। तो व्यक्तिगत रूप से साक्षी महाराज की तो एक अच्छे नेता है कि जब व्यक्तिगत कई बार दिल्ली में तो क्या देखने को ये मिली कि अगर किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो और अपना आवेदन कोई भी समस्या लेकर जाता है तो तत्काल प्रभाव से वह उस क्षेत्र में, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, उनके सांसदीय क्षेत्र का हो या हो, उनके द्वारा लगातार चिट्ठी लिखी जाती है या उनके जो सहायक लोग हैं वे लगातार उस जगह पर फोन करके उसको न्याय दिलाने या उसकी समस्या का समाधान करने से इच्छुक रहते हैं और तत्पर रहते हैं। इसीलिए जो साक्षी महाराज है वह कहीं लोकसभा जो है लोकसभा जो सीट है उनकी वह बहुत ही चर्चित सीट है और एक बहुत अच्छे प्रत्याशी के रूप में है, लेकिन मार्जिन ऑफ जो विनिंग है वह कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होना के चांस इस 2024 में लग रहे हैं। चलिए, मार्जिन कम होगी लेकिन बीजेपी को जाएगी ये सीट आपके अनुसार। जी संजय जी जल्दी से संक्षेप में, क्यों समय कम बचा है, सीटें ज्यादा हैं। देखिए, साक्षी महाराज जी एक लोध समाज के आज के समय में
बड़े नेता हैं किसी भी दल में। उमा भारती जी के लगभग समकक्षी समझा, सीनियरिटी में और लंबे समय से समाज के बीच में काम कर रहे हैं और लोकप्रिय भी हैं। और वो जो उन्नाव सीट है उस पर लोध का प्रभाव भी ज़्यादा है, वो वोट भी है। तो यदि और अनु टंडन थोड़ा सा ग्लैमरस कहा जाता है कि ग्लैमरस लीडर है, तो उनके साथ ग्लैमर चलता है। तो लड़ाई एक छोटे व्यक्ति, संत टाइप के व्यक्ति हैं साक्षी महाराज जी, और सेवा में लगे रहते हैं क्षेत्र में लोगों के साथ। तो उनकी टक्कर हो रही है अनु टंडन से। अनु टंडन चुनाव लड़ चुकी है लगातार, पर तो उसको इस बार शायद लाभ ये हो जाए कि समाजवादी के साथ टाई अप हुआ है कांग्रेस का। तो यदि सपा का कुछ वोट, जैसे पहले क्या बढ़ता था, मुस्लिम वोट भी बढ़ता था, ओबीसी के वोट भी बढ़ते थे, तो यदि वो कुछ वोट प्लस होता है तो निश्चित रूप से बढ़ोतरी तो होगी वोट में, पर मुझे लगता नहीं जीत पाएंगी। तो यहाँ साक्षी महाराज जी की विन विन स्थिति है। साक्षी महाराज जी चुनाव जीतेंगे। चलिए, साक्षी महाराज जी चुनाव जीतेंगे। के विश्वदेव राय जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। तो किसी ने नहीं बोला, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा प्रत्याशी है बसपा का, वो हम लोगों का ही पत्रकार साथी है, अशोक पांडे नाम है उनका। प्रमोद जी बहुत अच्छे से जानते होंगे, नागेंद्र जी भी बहुत अच्छे से जानते होंगे उनको। तो उस यहाँ पर बीएसपी का भी वोट बैंक है, अपने लायक वोट बैंक है। अनु टंडन पहले भी लड़ चुकी हैं, सही बताया संजय जी ने। लेकिन आपको याद होगा सलमान खान को ले आई थी अनु टंडन ने एक बार, 2009 के चुनाव की बात मैं करवाऊंगा, तो याद करें। यहाँ पर साक्षी महाराज का जब से प्रत्याशी बने हैं, वह तब से उनका वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा रहा है, वोटिंग स्टाइल और वोटिंग पैटर्न बहुत ज्यादा रहा है। अब की बार भी वहां पर जब हम लोग गए थे देखने वहां पर, तो वहां से जो रपट निकल के आई थी, तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बहुत कायम है, साक्षी महाराज के अपने वोट बैंक है। और कहा यही जो जानकारी निकल के आई कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री हो भले ही कम हो जाए, लेकिन जीतना भाजपा की ही सीट को ही, साक्षी महाराज ही जीतेंगे वहां से। तो यही समझ में आ रहा है वहां से। लेकिन एक हमारे पत्रकार साथी का जिक्र करना जरूरी था, इसलिए मैं जिक्र उसका बिल्कुल पत्रकार साथी का जिक्र करना तो जरूरी ही था, लेकिन हम किसी भी साथी के साथ नहीं जाएंगे, जो वहाँ फैक्ट होगा हम उसी के साथ जाएंगे, ये आपने सिद्ध कर दिया। नागेंद्र बहादुर जी, आपका विश्लेषण, अभी तो सभी विद्वानों का विश्लेषण तो जा करके बीजेपी पर खत्म होता है, अब आप क्या कह रहे हैं? देखिए, उन्नाव और साक्षी महाराज दोनों में ये जो साक्षी महाराज का राजनीति करने का स्टाइल, जैसे अभी एक साथी हमारे कह भी रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी दूसरी पार्टी का भी कोई पीड़ित पहुंचता है तो वो या उनकी टीम उनका साथ देती है, तो ये उनका स्टाइल है। और साक्षी का जो स्टाइल है वो वहां बहुत कारगर है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। जैसे कि नृत्य में हम किसी नृत्यांगना के ठुमके पसंद करते हैं, हम उसी की डिमांड करते हैं। कहीं कार्यक्रम होता है, अगर हमसे पूछा जाता है तो हम कहते हैं उसको मंगवाओ। तो वैसे ही स्थिति है यहाँ भी, राजनीति में भी जो है राजनेताओं को ठुमके लगाने पड़ते हैं, तरह तरह के नाचना ही पड़ता है। तो वहां साक्षी महाराज का जो ठुमका है वो अभी पसंद किया जा रहा है। दूसरा ये है कि ये जो मोदी मैजिक है वो साक्षी का हाथ पकड़ के ऊपर उठा रहा है, उनको पार लगा रहा। दूसरी तरफ अनु टंडन निश्चित तौर से बहुत अच्छा लड़ रही है, लेकिन बसपा जो है उनके पैरों में लटकी हुई है। वोट कास्टिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि बसपा जो है वो अनु टंडन के पैरों में लटकी हुई है। उधर मोदी मैजिक जो है साक्षी का हाथ पकड़ के ऊपर उठा रहा, और साक्षी का अपना, जैसे कि प्रमोद गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वहां उनका एक वोट बैंक है और आज भी वो वोट बैंक कायम है। बल्कि साक्षी महाराज के दम पे भारतीय जनता पार्टी अन्य सीटों पर भी उस वोट को अपनी तरफ आकर्षित। तो कुल मिला के जो ये समीकरण बन रहा है वो निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ सीटें हैं उनमें से एक उन्नाव भी है, और वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी खाते में जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी, यानी कि इस उन्नाव लोकसभा सीट जो साक्षी महाराज है, सभी विद्वानों ने कमोबेश यही निर्णय दिया है कि यह सीट बीजेपी के खाते में जा रही है।
तो बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब यह सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। सभी विद्वानों ने, 6 के 6 विद्वानों ने कमोबेश यही कहा कि यह सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। तो वक्त हो चला है अब छोटे से ब्रेक का। हमारे मेहमान लगातार बने रहेंगे, दर्शक भी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, क्योंकि अभी कुछ सीटों पर और विश्लेषण बाकी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।